राजघरानों की राजशाही जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तभी से इंदिरा गांधी ने 1971 में राजघरानों की जो राजशाही होती है उन्हें बंद कर दिया था। लेकिन आज लोकतंत्र में राजशाही कैसे कायम है वो आपको बताते हैं कि राजा और रजवाड़े, राजाओं के परिवार, उनकी पीढ़ियाँ किस प्रकार से आज लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा राज कर रही हैं। सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर चुनाव चल रहे हैं और राजा रजवाड़ों का राज्य कहा जाने वाला राजस्थान। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। तो हम बात करते हैं 1947 से लेकर 2023 तक के। 1947 में आज़ादी के बाद जो राज परिवार थे उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शासन की राह चुनी थी और जनता को हर 5 साल में ये तय करना था कि देश का मुखिया कौन होगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के तत्कालीन भारत को जो दस्तावेज सौंपे गए थे उनमें 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, यानी कि राजाओं की राज्य थे, जिनका शासन 48% जमीन और 28% जनता पर था। इन सबको मिलाकर एक झंडे के नीचे लाना बहुत ही कठिन काम था और ये किसी अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं था। सदियों से शाही ठाट बाट, शानो शौकत के आदी हो चुके राज परिवार बगावत को भी तैयार थे और देश में अंग्रेजों से छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन इस राजशाही व्यवस्था ने देश में एक नई राह लाई कि कहीं फिर से देश कहीं दूसरी दिशा में ना चला जाए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार भी कमर कस चुकी थी और उसी समय एक व्यक्ति बनता है भारत का गृह मंत्री, जिनका नाम था सरदार भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो राज परिवार हैं उनको आप समझाइए, बात करिए और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए कहिए। बात करें राजाओं की, तो राज परिवारों की क्या थी कि उनके पूर्वज कई 100 वर्षों से राज्य करते आ रहे थे और किसी की भी राज्य में अगर कोई दखलंदाजी करेगा तो उसको बुरा लगने वाला। गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। तय किया गया था कि सभी राज परिवारों को उनकी हैसियत के हिसाब से एक मुफ्त राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी और इनको भारत राज्य में संघ में मिला लिया जाएगा। लेकिन इनमें से किसी को भी अपनी सेना या पुलिस रखने का अधिकार नहीं होगा। सभी को एक तयशुदा कानून के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन कई राज परिवारों ने इसका विद्रोह किया और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति काम आई और उनके कूटनीति के चलते सभी को मिलाकर एक संविधान के नीचे लाना संभव हो पाया। बात करते हैं इंदिरा गांधी की। जब इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिया था राजा रजवाड़ों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स। ये क्या है प्रिवी पर्स? जब हम इसके बारे में जानते हैं तो साल 1947 में देश को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद 555 राजे रजवाड़ों को आर्थिक मदद मिलती रही, जिसे प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। कि उनके हैसियत के हिसाब से उन्हें पेंशन भारत सरकार देती थी। इसके अलावा उनकी पहले की हैसियत को देखते हुए उन्हें दी जाने वाली तोपों की सलामी की व्यवस्था भी जारी थी, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको सम्मान के लिए तोपों की सलामी दी जाती थी। इंदिरा गांधी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी और उन्होंने क्या किया ये आपको जानना चाहिए। 1947 से पहले भोपाल, जोधपुर और त्रावणकोर रियासत ने भारत के साथ विलय के प्रस्ताव को मान लिया था, लेकिन कई रियासतें भारत की आज़ादी के बाद देश में शामिल हुई थीं। हालांकि भारतीय संघ से मिलने के एवज में इन रजवाड़ों को अपनी रियासत के हिसाब से 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक पेंशन के तौर पर मिलते थे, जिन्हें प्रिवी पर्स के नाम से हम जानते हैं। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, बड़ौदा, जयपुर और पटियाला के पूर्व राज परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा दिए जाते थे। साफ है कि ये राशि 1947 के दौर में बहुत ज़्यादा थी और ऐसे में सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा था और ये बोझ सरकार सहन नहीं कर पा रही थी। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कुछ फैसले लिए, जिसके बाद कुछ क्रांतिकारी कदम भारत में उठे। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उन्हीं 1969 में 1969 में संसद में राजाओं को दी जाने वाली इस सुविधा को खत्म करने के बाबत एक बिल पेश किया। हालांकि संसद में इसे एक मत से अस्वीकार कर दिया गया। फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रपति के आदेश को रद्द कर दिया
हालांकि जनता की भावना इस मामले में कांग्रेस के साथ थी। हवा वही थी जो इंदिरा चाहती थी। उन्होंने सरकार भंग कर दोबारा चुनाव कराने की घोषणा कर दी। ये चुनाव भारी मतों से जीतकर इंदिरा फिर सत्ता में लौटे और इस विधेयक को 1971 में दोबारा लेकर आई, जिसके बाद संविधान में 26वां संशोधन करके प्रीवी पर्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने इस बिल को लाने के पीछे सभी नागरिकों के एक समान अधिकार एवं सरकारी धन का व्यर्थ व्यय का हवाला दिया था। कई राजाओं ने इसका विरोध किया। प्रीवी पर्स को बंद किए जाने पर इसका मुख्य रूप से विरोध करने वाले राजाओं में सबसे आगे मंसूर अली खान पटौदी का नाम आया। उन्होंने इंदिरा गांधी के इस फैसले को 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। वो गुड़गांव से भी विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े। उन्होंने अपने प्रचार अभियान में इसका विरोध भी किया और इस फैसले के खिलाफ जनता को एकजुट करने की कोशिश की। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उनकी प्रजा उनका साथ देगी। चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी ने चुनाव भी लड़ा और उनकी इच्छा थी कि उनकी प्रजा उनका साथ देगी। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आए तो चौंकाने वाले थे। उनके चुनाव हारने के साथ ही उनकी पूरी उम्मीद टूट चुकी थी और उन्हें महज 5% वोट उनकी जनता ने दिए थे। अब वर्तमान समय की बात करें तो देश की राजनीति में आधे से अधिक राज परिवार जुड़े हुए हैं, यानी कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा राजाओं ने अपना राज दरबार फिर से शुरू कर दिया है। जबकि पार्टियां समुदायों पर अपने प्रभाव के कारण मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं, लोग आज भी कई राजाओं को राजा साहब और रानी साहिबा के रूप में सम्मान देते हैं। और आज हम इसी पर जानेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें चल रही हैं देश में। राजमहलों से निकलकर राजाओं के राजनीति में आने का चलन 1951-52 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन राजा स्वर्गीय हनुमंत सिंह राठौर ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो जोधपुर रियासत से आते थे। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ने के बाद उसके परिणाम आने से पहले ही एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे गज सिंह और बेटी राजकुमारी चंद्रेश कुमारी कटोच ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और दोनों की किस्मत चल पड़ी और फिर से उनका राज दरबार भी चल पड़ा। भले ही वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, लेकिन राजा का राज उनको मिल चुका था। इसके बाद 50 के दशक की शुरुआत में ही बीकानेर के राजा करणी सिंह ने भी चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनके बाद उनकी पोती सिद्धि कुमारी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वर्तमान में कहां पर राजाओं की रानियां, यानी कि उनकी रानी, राजकुमारी और उनके परिवार से संबंधित जो चीज़ें हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस समय सत्ता में काबिज हैं या सत्ता में काबिज होने के लिए प्रयासरत हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सबसे चर्चित नाम वसुंधरा राजे के। ग्वालियर राजघराने से संबंध रखने वाली वसुंधरा राजे की शादी 17 नवंबर 1972 को धौलपुर के एक जाट राजघराने में हुई थी। राजे को 1984 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इसके बाद 1985 से 87 के बीच राजे भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष रहीं। इसके बाद 1987 में वो राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बनी। 1998-1999 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद अक्टूबर 1999 में फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें राजस्थान में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे वही नेता हैं, जब बीजेपी कहीं पर भी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही थी तब उन्होंने 2003 में हुए चुनाव में बीजेपी को 120 सीटें दिलाई थी। ये पहली बार था जब बीजेपी को किसी राज्य में बहुमत मिला था। इसके बाद वसुंधरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वसुंधरा राजे 4 बार विधायक रह चुकी हैं और 5वीं बार लोकसभा सांसद रही हैं। अब राजस्थान में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की उनकी सीट झालरापाटन से टिकट दिया गया है। तो इनका फिर से एक बार चुनाव लड़ना तय है और फिर इनकी जनता इनको बताएगी कि इन्होंने जो पिछले वर्षों में कार्य किए हैं उसके आधार पर इनको फिर से चुनने का काम करेगी। अब बात करते हैं विजय राजे सिंधिया की। देश के आज़ाद होने के बाद साल 1957 में महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। 1957 में विजय राजे सिंधिया गुना लोकसभा सीट से जीत हासिल कर पहली बार संसद में पहुंची थी। साल 1977 में माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उन्होंने 2 बार कांग्रेस से, 4 बार भाजपा से, 1 बार जनसंघ और 1 बार निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। हालांकि एक बार इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़कर उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था।
इसके बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने 1971 में चुनाव लड़ा और 1999 तक 9 बार चुनाव जीते। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। जिसके बाद जय विलास पैलेस की राजनीति 2 धड़ों में बढ़ गई। 25 जनवरी 2000 में विजय राजे सिंधिया की मौत के बाद उनकी बेटी यशोधरा राजे ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं राजस्थान की महारानी दिया कुमारी की, जो काफ़ी चर्चित नाम आज के समय में है। जयपुर की राजधानी और कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी ने भी लोकसभा चुनाव में लड़ा और 1962 में स्वतंत्रता पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी के चुनाव पर चिन्ह पर लगातार 3 बार जीत हासिल की। उनकी पार्टी का नाम स्वतंत्र पार्टी था। जब राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी जयपुर राजघराने की वर्तमान वंशज है, तो राजकुमारी दिया जयपुर के पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह और रानी पद्मिनी देवी की इकलौती संतान हैं। उनकी पढ़ाई नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और जयपुर के महारानी गायत्री देवी गर्ल्स पब्लिक स्कूल से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब वो राजमहल के अकाउंट का काम देख रही थी, तभी उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई। उन्होंने अपने परिवार को बताए बिना 1994 में दिल्ली में नरेंद्र सिंह से चुपचाप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके 2 साल बाद उन्होंने अपनी मां को इस राज के बारे में बताया था। बाद में शाही तरीके से उनकी शादी करवाई गई। हालांकि मनमुटाव के चलते 2019 में उन्होंने नरेंद्र सिंह से तलाक ले लिया और अब वो अपने परिवार की विरासत को संभाल रही हैं। 3 बच्चों की मां दिया कुमारी ने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2013 में की थी। पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2019 में उन्हें बीजेपी ने लोकसभा टिकट दिया और जीतकर दिया संसद में जा पहुंची। वर्तमान में सांसद दिया कुमारी को राजघराने से संबंध रखने वाली और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में वो फिलहाल खास चर्चाओं में राजस्थान के चुनाव में बनी हुई हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुचर्चित नाम यशोधरा राजे सिंधिया की। लंदन में पैदा हुई जीवाजी राव सिंधिया और स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया ने 1998 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल, फिर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, कोडाईकनाल और सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1977 में वो कार्डियोलॉजिस्ट सिद्धार्थ भंसाली के साथ शादी करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू ऑरलियंस चली गई थी। यहाँ उनके 3 बच्चे हुए। 1994 में वह भारत लौट आई और औपचारिक रूप से 1998 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सदस्य के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया और पहले ही चुनाव में वो जीत हासिल कर ली थी। 2005 से 2007 तक यशोधरा मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री, खेल और युवा कल्याण मंत्री के तौर पर काम करती रहीं। इसके बाद 2007 में उन्होंने उपचुनाव में वो 14वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। 2009 में दूसरी बार यशोधरा ने फिर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2013 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। यहां से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 19 दिसंबर 2013 को लोकसभा से इस्तीफा दिया। 2018 में भी यशोधरा राजे सिंधिया ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि पिछले 2 सालों में अलग अलग मंचों पर बीजेपी के खिलाफ उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है और उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव न लड़ने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करके सभी को हैरान कर दिया है। अब बात करते हैं गायत्री राजे पवार की। मध्य प्रदेश के देवास राजघराने से संबंध रखने वाली गायत्री राजे पवार को भी देवास विधानसभा सीट से टिकट मिला है। गायत्री इसी सीट से वर्तमान में विधायक भी हैं और इस सीट से तुकोजी राव पवार लगातार 6 बार विधायक चुने गए हैं। यहाँ से चुनाव उन्होंने जीता है और तुकोजी राव पवार का नाता शाही खानदान से रहा है। पहली बार वो 1990 में हुए चुनाव में जीते थे। उसके बाद उन्होंने लगातार इस सीट से जीत हासिल की थी। 2015 में तुकोजी राव का निधन हो गया, जिसके चलते उपचुनाव हुए और उनकी पत्नी गायत्री राजे पवार को जीत मिली थी। इसके बाद 2018 के चुनाव में भी उन्हें जीत मिली थी। 2 बार विधायक रह चुकी गायत्री राजे ने कांग्रेस के जट सिंह ठाकुर को हराया था। अब मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में होने वाले चुनाव में फिर इसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी पड़ी हैं। बात करते हैं पच्छालिका सिंह की। पच्छालिका सिंह उत्तर प्रदेश की सीट से विधायक भी हैं। किस सीट से विधायक हैं आपको हम बताते हैं। पच्छालिका सिंह जो कि रानी है, तो हम रानी लगा के बात करेंगे। रानी पच्छालिका सिंह यूपी में बाह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है। पच्छालिका सपा सरकार में मंत्री रहे राजा अरिदमन सिंह की पत्नी हैं। पहले उनका परिवार मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ था।
लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। रानी पच्छलिका सिंह यूपी की सबसे अमीर महिला विधायक हैं। 2017 में उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें बताया था उनके पास लगभग 58 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। रानी पच्छलिका सिंह भदावर रियासत से संबंध रखती हैं। ये इलाका चंबल के बीहड़ में पड़ता है, इसलिए पच्छलिका सिंह को उनके क्षेत्र में लोग बीहड़ की रानी के नाम से भी बुलाते हैं। पच्छलिका 2017 में पहली बार विधायक बनी थी। इससे पहले वो 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं मिली थी। तो इस प्रकार से हमने बात की जो भारत के राज्य रजवाड़े हैं उनमें महिलाओं की स्थिति पर हमने आज बात की है। आज हमने पुरुषों का नहीं बात किया, ज़्यादातर महिलाओं की बात की, क्योंकि महिलाएं जो हैं देश में इस समय आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं में जो राजकुमारियां हैं उनका स्थान क्या है उसकी हमने बात की। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में रानियां और राजकुमारियां अब भी सत्ता में अपनी शाही अंदाज और विरासत को राजनीति में इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी राज परिवार की चमक भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि रानियां और महारानियों के लिए चुनावी मैदान में जीतना भी आसान हो जाता है, जो कि उनके पारिवारिक राज रजवाड़े जो उनके पूर्वज थे उनके अच्छे कर्मों की वजह से शायद आज वो फिर से अपने वर्चस्व को कायम करने में समर्थ बने हैं। तो कहा जाता है ना कि आप अच्छे काम करिए, आपके पूर्वजों को और आपके आने वाली पीढ़ी को सभी की शांति प्रदान होगी। और शायद भले ही चुनाव जीतना हो हारना हो वो अलग बातें होती हैं, लेकिन मैदान में डटे रहना बड़ी बात है। तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप MPS हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। साथ ही अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो राजा रजवाड़े हैं किस प्रकार से अपनी विरासत को संभाले सजोए हैं लोकतंत्र के हिसाब से। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।